हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2020 के बारे में आपका इस एग्ज़ाम का सीबीटी 29 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। मतलब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों के पास पूरे 5 मंथ का टाइम है। इस 5 मंथ में कैसे आप लोगों को इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली गाइड करूँगी। मैंने खुद एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2018 क्वालिफाई किया हुआ है and now I am waiting for the final result of this examination that is about to come on 30 November 2020। अगर आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए बेसिक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिससे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, तो सबसे पहले आप लोगों को इस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है। फिर ही आप लोग जान पाएंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे आपको क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को इसका सिलेबस डिस्कस करूँगी। इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है इस एग्जामिनेशन के लिए। इस डिस्कशन में मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज डिटेल दूंगी कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन ग्रेड सी एनडी 2020 29 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में कंडक्ट होगा। ये डेट आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। एसएससी स्टेनोग्राफर में इस बार कितनी वैकेंसी निकली है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब भी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी जाएंगी आप लोगों को एसएससी की वेबसाइट के थ्रू इसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप लोग एसएससी की वेबसाइट से अपडेटेड रहें। वैसे एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के एग्जामिनेशन की वैकेंसी सीबीटी एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने के पहले डिक्लेयर नहीं होने वाली है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। सीबीटी कंडक्ट होने के काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी डिक्लेयर की जाती है, तो आप लोग मानकर चल सकते हैं कि 4-5 महीने वैकेंसी डिक्लेयर नहीं होने वाली है। तो आप लोग वैकेंसी का वेट ना करें कि कितनी वैकेंसी आएंगी, उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है, उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी है। आप लोग मानकर चलें कि हर बार 1500 के आसपास वैकेंसी निकलती हैं। इतनी ही वैकेंसी आप लोग इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग इतनी वैकेंसी निकलेंगी। लास्ट ईयर देखा जाए 2018 में 1464 वैकेंसी निकाली गई हैं। 2019 की वैकेंसी अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई क्योंकि अभी तक इसका सीबीटी भी कंडक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी से आप लोग को कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। इसके लिए आप लोगों को किसी भी मंत्रालय, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टिंग दी जा सकती है। किस तरह के मंत्रालय होते हैं, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके लिए आप लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 की पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को देख सकते हैं। उसमें कई सारे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हुए हैं। इन्हीं डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री के लिए वैकेंसी निकाली जाती हैं हर बार एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। ये एक अच्छे लेवल की पोस्ट होती है, रिस्पेक्टेबल जॉब ये होती है। मतलब आप लोगों को इसमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी और अच्छी सैलरी इस जॉब में मिलती है। अगर आप ग्रेड डी की बात करें तो 35,000 प्लस सैलरी इसमें मिलती है वाई सिटी में। और ग्रेड सी में अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को 50K प्लस सैलरी मिलेगी वाई सिटी में। इस तरीके से एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोगों को एक अच्छी सैलरी, एक रिस्पेक्टेबल जॉब प्रोवाइड की जाती है। इस एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास है। अगर आप लोगों ने 12th किया हुआ है या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हैं। अब हम फर्स्टली समझ लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के सीबीटी सिलेबस क्या है। फर्स्टली इस एग्जामिनेशन का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जो भी कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। स्किल टेस्ट में वही कैंडिडेट अपेयर हो सकते हैं जिन्होंने सीबीटी क्वालिफाई किया हुआ है, और सीबीटी के स्कोर के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन किया जाता है, क्योंकि स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें कोई मार्क्स आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल सीबीटी का सिलेबस डिस्कस करूँगी। स्किल टेस्ट कैसे, कब, क्यों कंडक्ट कराया जाता है, क्या पूरी प्रोसीजर होती है, और भी कई डाउट्स जो आपके रह जाते हैं वो सब मैं आप लोगों को अपने अपकमिंग वीडियोज़ के थ्रू बताती रहूँगी। ये एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है जिसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 मार्क मिलता है और 0.25 की इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। मीन्स अगर आप लोग एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो आप लोगों के 1.25 मार्क्स कट हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस का अपेयर करना है वो भी एक मेथड होता है, उसे भी आप लोगों को एक्वायर करना होता है, जो आप लोगों को प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलेगा कि आप लोगों को
किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चन को स्किप करना है। जैसे कि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ही आप लोगों को इस एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट बनाएगी और इतना एलिजिबल बनाएगी कि आप लोग इस एग्जाम को एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर पाएँ। एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए फर्स्ट ये एग्जाम के सिलेबस को समझ लेते हैं। ये एग्जाम 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट रीजनिंग, सेकंड जीए एंड थर्ड इंग्लिश। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आप लोगों को इसी रो में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पहले पूछे जा सकते हैं। किसी एक पार्टिकुलर से सारे क्वेश्चंस हो जाने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाना स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से रीजनिंग का पहले क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर इंग्लिश पूछ लेंगे, 2 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछ लेंगे, देन जीए के 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, देन जीए के 50 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, देन इंग्लिश के 100 क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। जीए के 50 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 50 मार्क्स आप लोगों को इसके लिए मिलेंगे। जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आप लोगों को 100 मार्क्स मिलते हैं। इसके लिए आप लोगों को पर्टिकुलरली कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करना होता है, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में होता है। मतलब आप लोगों को कंबाइंड कट ऑफ क्वालिफाई करना होता है। 200 में आप लोगों के मार्क्स कितने हैं और कट ऑफ कितना है 200 पर, यह आप लोगों को देखना होता है अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप लोगों के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। इस एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मली कई बार नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते भी हैं, लेकिन एसएससी के किसी भी एग्जाम में जिसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हुआ है, अभी तक किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स नहीं घटे हैं, हमेशा इंक्रीज हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम एक दिन में कंडक्ट नहीं हो पाता और ना ही एक शिफ्ट में कंडक्ट होता है। इसके लिए मोर देन 1 शिफ्ट, मोर देन 1 डेज रखते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में और हर दिन में सेम लेवल रहा हो एग्ज़ाम का। कई बार एग्ज़ाम के लेवल में चेंजेस हो जाते हैं। किसी दिन एग्ज़ाम का लेवल ईजी रहता है और किसी दिन एग्ज़ाम का लेवल टफ रहता है। तो अगर आप लोगों ने ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और किसी और कैंडिडेट ने टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, तो टफ शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट को डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है। उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रॉ मार्क्स से ज़्यादा रहते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में आप लोगों को एग्ज़ाम अपेयर करना होता है। अगर आप लोग 2 घंटे में पूरा एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो भी एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है। इन 2 घंटे में आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस अपेयर करे होंगे, उतने ही क्वेश्चंस के साथ आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर होता है, ऑफलाइन मोड पर नहीं होता है। ऑनलाइन आप लोगों को कंप्यूटर पे माउस के थ्रू अपने ऑप्शंस को टिक करना होता है। ये इन्फॉर्मेशन मैं उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली दे रही हूँ जो लोग पहली बार एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। अब देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या हैं, क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने होंगे हर सब्जेक्ट से, जिससे आप लोग हर टॉपिक में हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। फर्स्ट हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, देन जीए को डिस्कस करेंगे और लास्ट में इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। मैं एक बात आप लोगों को फिर रिपीट कर देती हूँ, एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट इसी रो में देखने को मिलेंगे। रो में चेंजेस किया जा सकता है। पहले इंग्लिश के क्वेश्चन, पहले रीजनिंग के क्वेश्चन या पहले जीए के क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, जिसे मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी, जो आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। नाउ डिस्कस द सिलेबस इन डिटेल। फर्स्ट रीजनिंग में आप लोगों से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को इस पेज पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी होती है, बहुत शॉर्ट स्टडी आप लोगों को करनी होती है। इसके लिए क्या रिलेवेंट बुक हो सकती है, उनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग उन बुक्स को देख सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास रीजनिंग की कोई बुक नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। रीजनिंग की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को यहीं पर इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एसएससी एग्जामिनेशन में रीजनिंग में स्कोर करना बहुत टफ बात नहीं होती। बहुत कम एफर्ट के साथ आप लोग रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 2 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। 50 क्वेश्चंस में से एनालॉजी 1 to 2 क्वेश्चन, अरिथमेटिक रीजनिंग 1 to 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग 2 to 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 2 to 3 क्वेश्चन, मैट्रिक्स 2 क्वेश्चन, सिलॉक्स 2 to 3 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 1 to 2 क्वेश्चन।
वेन डायग्राम अभी रिलेवेंट होता जा रहा है, टफ लेवल के वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़ लें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मिसिंग नंबर 2 to 3 क्वेश्चंस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 2 क्वेश्चंस, एम्बेडेड फिगर 2 क्वेश्चन, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 0 to 1, फिगर सीरीज 0 to 1, क्यूब एंड डाइसेस 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज 2 to 3 क्वेश्चन, पैटर्न कॉम्प्लीशन 2 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट, कभी कभी इतना भी नहीं पूछा जाता, काउंटिंग फिगर 2 to 3 क्वेश्चन। काउंटिंग फिगर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फॉर द एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन रीजनिंग। ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में रीजनिंग में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले, कभी कभी किसी टॉपिक को मिस कर देते हैं और किसी और टॉपिक से क्वेश्चन से बढ़ा देते हैं, लेकिन नॉर्मली यही पैटर्न फॉलो होता है। जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को रीजनिंग का पैटर्न और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लोग डेफिनेटली इसमें 45+ स्कोर कर लेंगे अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत रीजनिंग में कर ली है। नेक्स्ट जीके और जीए। जीके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में, क्योंकि 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और इसमें आप लोग जितना अच्छा स्कोर करेंगे आप लोगों को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा इससे, क्योंकि जीके में स्कोर करना एक टफ टास्क होता है, हर कोई इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। इसलिए अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट इसमें अच्छा स्कोर कर जाता है तो डेफिनेटली उसे रॉ स्कोर से नॉर्मलाइज्ड स्कोर में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसका सिलेबस क्या है वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। हिस्ट्री के एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन और एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को इसके लिए अच्छे से पढ़नी है। ज्योग्राफी 7 to 8 क्वेश्चन, इसमें आप लोगों से इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी वाइडली आप लोगों को पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों को पढ़ना है वो मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगी, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ में आप लोगों को बताऊंगी ज्योग्राफी आप लोगों को कैसे कंप्लीट करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जिसमें कई स्टूडेंट भूल जाते हैं कुछ टॉपिक को रीड करना, कई टॉपिक को वो छोड़ देते हैं जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पॉलिटी 4 to 5 क्वेश्चन, शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक। साइंस में 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आर्ट एंड कल्चर से 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। CHSL 2019 एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए, जबकि इस एग्जामिनेशन में जीके 25 क्वेश्चन की होती है। तो 50 क्वेश्चन में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे। एक छोटा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होता है, लेकिन ईजी नहीं होता। कंप्यूटर 2 क्वेश्चन ईजी होता है बहुत, इसमें स्कोर करना बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके 6 to 7 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत वाइड टॉपिक होता है। आप लोग इसमें जितना पढ़ें उतना ही कम है। कैसे आप लोगों को इसे कंप्लीट करना है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है। करंट अफेयर 8 to 9 क्वेश्चन। करंट अफेयर भी आप लोगों को नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स रह गया है, इकोनॉमिक्स से 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मॉडरेट लेवल का टॉपिक होता है, मॉडरेट क्वेश्चन ही इससे पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में बायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, क्योंकि ये याद भी बहुत मुश्किल से होता है और टॉपिक भी बहुत बड़ा है। ज्योग्राफी मॉडरेट लेवल, हिस्ट्री मॉडरेट लेवल, इकोनॉमिक मॉडरेट लेवल, पॉलिटी सिंपल, आर्ट एंड कल्चर मॉडरेट, कंप्यूटर सिंपल, स्टैटिक जीके मॉडरेट, करंट अफेयर मॉडरेट टू टफ। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्परेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों को 100 मार्क्स देता है। इसमें आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आप लोगों के 200 मार्क्स में से अगर आपने 95 मार्क्स ही इसमें स्कोर कर दिया तो डेफिनेटली आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश इतनी अच्छी पढ़ेगा तो उसने डेफिनेटली जीके और रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो वो टॉपर्स की लिस्ट में आ सकता है और MEA को टारगेट कर सकता है, जो कई लोगों का ड्रीम जॉब होता है एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू। इसका सिलेबस क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एरर स्पॉटिंग 10 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एरर स्पॉटिंग से। मॉडरेट लेवल के ये होते हैं, इजी टू मॉडरेट आप इसे मान सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर की इंग्लिश बहुत हाई लेवल की नहीं होती, सिंपल लेवल की होती है। फिलर्स 5 क्वेश्चन, एंटोनिम्स 5 क्वेश्चंस एंड सिनोनिम्स 5 क्वेश्चंस। टोटल इस टॉपिक से हो गए 10 क्वेश्चंस। एडियम्स 5 क्वेश्चन,
पैरा जंपल 5 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव 10 क्वेश्चंस, नरेशन 10 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट 20 क्वेश्चन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चन। इस तरीके से 100 क्वेश्चन में आप लोगों से इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स फिक्स होते हैं और इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स होते हैं। हर बार हर टॉपिक से इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। इस एग्जामिनेशन में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते हैं, इसलिए आप लोगों को वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को मिसपैड पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मिसपैड से भी इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही बात होती है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ये एंटायर सिलेबस होता है इस एग्जामिनेशन का, जिसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। आप लोग पूरे सिलेबस को लेकर चलेंगे तो आप लोग डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना जॉब सिक्योर कर पाएंगे। आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कट ऑफ पर कम ध्यान दें, बल्कि एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने पर ज़्यादा ध्यान दें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कट ऑफ के बारे में फिर भी डिस्कशन करूँगी कि कितना मिनिमम आप लोगों को स्कोर चाहिए होगा इस एग्जामिनेशन के लिए, और सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर चाहिए होगा वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, बुक्स को मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि इसे मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ। इनकी लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी, जिसमें आप लोग इन बुक्स की वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों के इस एग्ज़ाम के रिलेवेंट जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। If you like the video, then please press the like button and subscribe my channel if you wanted to be updated with my videos, and press the bell icon to get instant notification of my upcoming videos. Thank you for watching my video. Bye bye.